नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए चलते हैं और अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक के हमने अपने लेक्चर में क्या-क्या बातें सीखी थी? हमने यह देखा था कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ क्या है? ठीक है, हमने ये देखा था पदार्थ क्या होता है। तो हमने देखा था पदार्थ जो है उस यदि कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान हो या उसकी कोई आयतन हो तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। हमने उसके बहुत से उदाहरण देखे थे। उसके बाद हमने देखा था पदार्थ के कणों के कुछ गुण। तो उसमें हमने देखा था उनमें क्या होता है, निरंतर गतिशीलता होती है, उनकी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, विसरण होने का एक गुण होता है, उनमें क्या होता है आकर्षित बल होते हैं और उनमें क्या होता है रिक्त स्थान होते हैं जिनको हमने क्या बोला था अंतरापरमाण्विक स्थान या अंतर आणविक स्थान बोले थे। ठीक है, तो ये सब गुण जो थे वो हमारे पदार्थ के कणों के कुछ गुण थे। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब जैसे पदार्थ जो होता है वो हमारा ठोस भी हो सकता है, पदार्थ जो होता है वो द्रव भी होता है और पदार्थ जो है वो हमारा गैस भी होता है। तो ऐसी क्या-क्या गुण होते हैं ठोस में, द्रव में और गैस में जो एक ही पदार्थ जो है वो अलग-अलग अवस्थाएं दिखा सकता है। तो हमें वो ही सब गुण जो है वो आज पढ़ने हैं। तो चलिए चलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, अब है कि सबसे पहले ठोस अवस्था के गुण कि ठोस अवस्था के क्या-क्या गुण होते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा जैसे कोई भी चीज है, जैसे आप लेके चलिए सोना। सोना एक पदार्थ है। अब उस सोने सोने की एक ईंट ले लीजिए। क्या आप उस सोने की ईंट को जैसे जब तक हम उसके ऊपर कोई हथौड़ा मारते हैं वो एकदम से टूट नहीं सकती है ना? ठीक है? तो इसका मतलब सोने की ईंट के अंदर जो उसके कण होते हैं या हम कह सकते हैं उसके जो परमाणु होते हैं वो आपस में ऐसे जुड़े हुए रखे रहते हैं। ठीक है? तो उसके कणों के बीच में जो अंतरापरमाण्विक जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब होता भी है तो ऐसे-ऐसे बिल्कुल छोटा-छोटा सा होता है। ये देख लिया? और उनके बीच में जो हमारा आकर्षित बल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जो ठोस होते हैं ना, ठोस के क्या होता है कि एक तो निश्चित आकार, आकार जो होता है वो निश्चित होता है। सोना जो हो गया, जैसे हम सोने को अलग अलग आकार में क्या कर सकते हैं, ढाल तो सकते हैं, लेकिन वो कब, जब हम उसे पिघालते हैं, ठीक है, गलनांक पर लेकिन अगर सोना जैसे ले तो है, तो अगर उसे हम कहीं पे भी रख लेंगे तो उसका आकार जो है वो तो निश्चित ही रहेगा ना। इसलिए क्या होता है उसका निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होती है, मतलब उसकी जो आयतन होती है वो भी निश्चित होती है। ठीक है, तो अर्थात उनकी जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है। संपीड्यता मतलब अगर हम उसको दबाना चाहें, उस पर दबाव डालना चाहें तो वो दबते नहीं है। ठीक है, तो मतलब उनकी जो संपीड्यता होती है, यदि हम उस पर दबाव डालकर उनको पतला करना चाहें या उनकी आयतन को घटाना चाहें तो वो घट नहीं सकते हैं। तो उनकी आयतन जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है, नगण्य होती है। फिर ठोस में बाहरी बल के अधीन होने पर, ठीक है, अपना आकार बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है कि मतलब भारी बल, यदि हम इसके ऊपर बल भी लगा दें ना तो ये बल से अपनी जो आकार होती है उसको कभी बदल नहीं सकती है। तो बाहरी बल लगाने पर भी अपने आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। ठोस जो होता है वो बल से टूट सकते हैं। ठोस, यदि ठोस के ऊपर बल लगाया जाए टूट तो सकते हैं, लेकिन उनका जो आकार बदलना है वो मुश्किल है। इसलिए क्या होते हैं, वे कठोर होती है। ठीक है, तो अब हमने ठोस अवस्था के क्या-क्या गुण देखे। एक तो क्या होता है, निश्चित आकार होता है, ठीक है, निश्चित आयतन होती है, संपीड्यता जो होती है वो नगण्य होती है। उसके बाद बल लगाने पर भी वो टूट तो जाते हैं, लेकिन उनका आकार और उनकी जो आयतन है वो कभी बदलती नहीं है। ठीक है, इसलिए वो कठोर होती है। उसके बाद अब इसके उदाहरण के तौर पर, जैसे जिस ये कलम, कलम के ऊपर जैसे अगर मैं इसके ऊपर कुछ अभी थोड़ा-सा जोर लगाऊँगी, दबाव डालूँगी तो ये टूट नहीं जाएगी। मेरे मतलब मैं अगर इसके ऊपर दबाव डालूँगी तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये ठोस हो गई ना, इसके बीच में जो अंतर आणविक बल है, वो बहुत अत्यधिक होते हैं। ठीक है? मतलब एकदम एक-दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं वो। फिर किताब हो गई, ठीक है, एक सुई, लकड़ी की छड़ी का एक टुकड़ा आदि। जैसा आप देख सकते हैं यह बोतल प्लास्टिक की है और यदि इस बोतल के ऊपर आप दबाव लगाएंगे तो ये क्या होती है, अपना आकार नहीं बदलती है। इसका मतलब इसकी जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है और निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ऐसे ये हीरा देख सकते हैं आप, हीरे के ऊपर भी दबाव लगाने से वो अपनी आयतन और अपना आकार नहीं बदलता है। तो ये सब गुण किसके हो गए, ठोस अवस्था के गुण।
अब हम देखते हैं कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं देखी हमने, जैसे कि ठोस हो गई, ठीक है, उसके बाद तरल हो गया और गैस हो गई। ठीक है, ये हमें पहले बताना चाहिए था कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की, ठोस, तरल, ठीक है, तरल जिसको हम द्रव भी बोल सकते हैं, द्रव, और गैस हो गई। ठीक है, अब इनकी अवस्थाओं को हम भिन्न किसके सिद्धांत पर कर सकते हैं? इनके अंदर भिन्न हो सकता है इनके आकार पर, इनकी आयतन पर, और इनके अंतर आणविक स्थान पर, और इनके बीच में अंतर आणविक बल के ऊपर भी। हम इन तीनों में अलग अलग भिन्न कर सकते हैं। तो हमने ठोस की अवस्थाएं तो देख ली, अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें है कि रबर बैंड जो है वो स्ट्रेच करने पर अपना आकार बदल लेता है। क्या यह एक ठोस है? तो देखिए, रबर बैंड जो है वो स्ट्रेच करने पर अपना, जब हम रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं, आकार बदल जाता है। आकार बदल जाता है, और जब उसका वो जो जब हम उसे खींचते हैं, वो हम उसका संपीड्यता जो है उसकी फिर हटा देते हैं उसके ऊपर से दबाव, तो वो फिर से आकार वही ले लेता है। इसका मतलब क्या है? तो वह ठोस ही हो गया ना, कि बल लगाने पर यदि उसने आकार बदल भी लिया तो बल छोड़ने पर आकार फिर से वही की वही आ जाएगा ना, प्राप्त कर लेगा, तो इसलिए वह ठोस होता है। तो एक रबर बैंड जो होती है वो बल के तहत आकार बदलता है, पर और बल हटा दिए जाने पर उसी आकार को प्राप्त कर लेता है। तो यदि अत्यधिक बल लगाया जाता है तो यह टूट जाता है, तो ये क्या होता है? वह टूट भी जाता है। तो इसलिए जो रबर बैंड होती है वो ठोस ही होती है। तो अब हम देखते हैं कि बुद्धिशीलता प्रश्न, कि जब अलग अलग जार में, जैसे हमने क्या किया, हम एक ऐसे तरीके का जार ले लिया हमने, ठीक है, एक हमने ऐसे गोल तरीके का जार ले लिया, एक हमने सब ऐसे जार ले लिया। अलग अलग जार में हमने क्या डाल दी? चीनी डाल दी। तो वह चीनी जो होती है वो जार की जैसी वो ले लेगी ना, पर वो जार का आकार नहीं लेती, चीनी का खुद का एक आकार होता है। ठीक है, तो प्रत्येक चीनी या नमक के क्रिस्टल का आकार जो है वो स्थिर होता है, वो बिल्कुल निश्चित होता है। चाहे हम इसे अपने हाथ में ले लें, चाहे प्लेट में रख लें या जार में रख लें, कहीं पर भी रख लो आप, चीनी का जो आकार है वो तो खुद का रहता है, उसका खुद का एक स्थिर आकार होता है। ठीक है, तो चीनी क्या है? चीनी एक ठोस होती है। अब हम देखते हैं कि हम, जैसे आपने देखा होगा स्पंज होता है, जैसे स्पंज होता है ना, उसको संपीड़ित करने में सक्षम है। क्या ये एक ठोस है? तो देखिए, स्पंज क्या होता है? स्पंज के अंदर बहुत छिद्र होते हैं, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होती है? हवा फंसी होती है। जैसे ये छिद्र हो गए, इनमें हवा फंसी हुई है। जैसे हम इसको दबाएंगे, इसको संपीड़ित करेंगे, तो वह हवा बाहर निकल जाएगी, और फिर उसको छोड़ेंगे, फिर से वह हवा भर जाएगी। तो क्या है? जो स्पंज है वह एक ठोस है। ठीक है, तो जब हम इसे दबाते हैं तो वह हवा बाहर निकल जाती है, और हम इसे संपीड़ित करने में सक्षम है, तो इसलिए क्या होती है? पर वह फिर भी एक ठोस है। ठीक है, होगा वह ठोस ही। तो अब हमने क्या देख लिया? ठोस के गुण देख लिए और उसके उदाहरण देख लिए, कि रबर बैंड भी एक ठोस होती है, चीनी भी एक ठोस है, और जो ये स्पंज देखा हमने यह भी एक ठोस है। ठीक है, तो हमने ठोस जो है, ठोस अवस्था के गुण देख लिए। अब हम चलते हैं तरल अवस्था के गुण। तो देखिए, कि जैसे द्रवों का तो एक निश्चित आकार और निश्चित क्या होती है? आयतन होती है। जो तरल होते हैं ना, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो आयतन है वह निश्चित होता है। उनकी आयतन निश्चित होती है। वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। तरल पदार्थ जो है वो प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित मतलब क्या होता है? उनके अंदर बहने की क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा, पानी बह जाता है, ठीक है, तेल गिर जाता है तो तेल भी बह जाता है। तो जितने भी तरल होते हैं ना, उनके अंदर एक प्रवाहित मतलब बहने की क्षमता होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे बहना। ठीक है, बहने की क्षमता होती है, और आकार बदलते हैं, इसलिए वे कठोर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें द्रव कहा जाता है। तो कठोरता तो नहीं होती उनके अंदर, लेकिन उन्हें द्रव कहा जाता है। और इनकी जो संपीड्यता होती है ना, वो जो हमारे ठोस होती है उनके तुलना में ज्यादा होती है। मतलब द्रवों को थोड़ा सा ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, किसके तुलना में? ठोस की तुलना में। तो हमने क्या क्या भिन्न देखा दोनों में? ठोस जो होते हैं उनकी निश्चित आकार और निश्चित आयतन होती है, पर द्रव जो होती है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन होती है। इसका मतलब जो द्रव होते हैं उनके बीच में जो अंतर आणविक स्थान होता है वो ज्यादा होता है, और अंतर आणविक जो हमारा क्या होता है? बल होता है, वो कम होता है। ठीक है, उसके अलावा ये कठोर नहीं होते, और इनमें प्रवाहित मतलब बहने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने जल, तेल, पानी, रस,
ठीक है, ये जितना जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं जो बह सकती हैं, ये सब हमारे क्या है, द्रव होते हैं, मतलब तरल कहलाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गैसों का द्रव में विसरण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंसान जो होता है वो अब वायु में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसी को ही तो अपने अंदर लेके सांस लेके जीता है। इसी तरीके से हर एक प्रत्येक जीव को क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। तो जैसे अगर हम बात करें, जो हमारे जीव पानी में रहते हैं, अब आप कहेंगे पानी में तो ऑक्सीजन गैस नहीं होती, पर ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वायु से जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में घुल जाती है, क्योंकि द्रवों के अंदर क्या होता है, द्रवों के बीच में जो अंतर आणविक स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो गैस आएगी वो गैस इनमें यहाँ पर पूरी तरीके से भर जाएगी, और इस तरीके से कोई भी गैस जो होती है वो द्रव के अंदर विसरण हो जाती है, और वह विसरित हुई हुई गैस जो होती है वो हमारे जीव जो होते हैं, जो पानी में जीव रहते हैं, वो इस विसरित गैस को लेकर जो होता है वो जी सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि वायुमंडल में गैसें फैलती हैं और पानी में घुल जाती हैं। ये गैसें जो होती हैं वो विशेष रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं, जलीय जंतुओं जो होते हैं और पौधों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कि सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है। जलीय जो जंतु हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पानी के नीचे सांस ले सकते हैं, और वो पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। इस प्रकार हम ये निष्कर्म जो है वो निकाल सकते हैं कि ठोस जो हो गए, द्रव जो हो गए, और गैस द्रव जो है वो में विस्तृत हो सकती हैं। ठीक है, कि जो ठोस हो गए हमारे, द्रव हो गए, और जो गैस द्रव है वो पानी में विस्तृत हो सकती हैं। ठीक है, पानी में क्या हो सकती है, घुल सकती हैं। कि ठोस और द्रव जो है वो गैस जो है वो द्रवों में विस्तृत हो सकती है। तो द्रवों के विसरण की दर जो है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रव में द्रवों की विसरण होने की जो दर है, मतलब उनकी जो क्षमता है वो ज्यादा होती है, किसके तुलना में, ठोस की तुलना में। ठोस जो होते हैं वो बहुत धीरे से घुलते हैं, द्रव जो है वो जल्दी घुल जाएंगे, और गैस तो सबसे जल्दी घुलती है। ठीक है, किसी भी द्रव में। तो इसको बोलते हैं विसरण। ये हमने देख लिया है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि द्रवों के विसरण की जो दर है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक क्यों होती है। तो इसका एक ही कारण है, क्या होता है कि द्रवों के अंदर क्या होता है, जो अंतर आणविक जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो बहुत ज्यादा होता है, और ठोस के अंदर होता नहीं है। और ठोस के अंदर जो होता है अंतर आणविक बल वो ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि जो द्रव होते हैं उनके अंदर द्रव जो है वो विसरण जल्दी हो सकते हैं, किसके तुलना में, ठोस की तुलना में। तो यह है कि तरल अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से चलते हैं, मतलब अकेले अकेले चल भी सकते हैं, पर ठोस जो है वो अपनी जगह से चलते नहीं है, केवल अपनी जगह पर क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो ठोस अवस्था में कणों की तुलना में एक दूसरे के बीच अधिक स्थान रखते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि तरल अवस्था जो होती है वो एक तो स्वतंत्र रूप से चलती है, और उसमें अधिक स्थान भी होता है, इसलिए कोई भी दूसरा तरल अगर मिलाया जाए तो वो जल्दी विसरण होता है, किससे, ठोस की तुलना में। ठीक है, तो बस आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं, एक तो उनके बीच का अंतरा आणविक जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, और उनके बीच का जो बल होता है, बस आपको यही दो बातें याद रखनी है। ठीक है, अब अब हमने देख लिए, हमने किसके गुण देख लिए थे, तरल अवस्था के गुण देख लिए थे। अब हम चलते हैं गैसीय अवस्था के गुणों की तरफ, कि गैस अवस्था के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, गैस का ना ही तो कोई निश्चित आकार होता है, और उसकी ना ही कोई निश्चित आयतन होती है। जहां पर भी आप गैस को छोड़ दोगे वो जितनी भी आयतन उसको मिलेगी वो पूरी आयतन को घेर लेगी। तो ना ही तो इसकी कोई निश्चित आयतन होती है, और ना ही कोई निश्चित आकार होता है। वे जिस कंटेनर में भरी जाती हैं उसके आकार और आयतन पर कब्जा कर लेती हैं। ठीक है, तो ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में गैस जो है वो अत्यधिक क्या होती है, संकुचित होती है। संकुचित का मतलब क्या होगा कि वे अत्यधिक क्या हो सकती है, संपीड्यता होती है, मतलब उनको दबाया सबसे ज्यादा जा सकता है। ठीक है, अत्यधिक संकुचित हो सकती हैं। गैसों में संकुचित का मैंने क्या मतलब बताया यहाँ पर, कि उनको सबसे ज्यादा दबाव डालने पर सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, दबाया जा सकता है। ठीक है, संपीड़ित किया जा सकता है।
फिर गैसों में भी प्रवाहित होने का गुण होता है, तो गैस जो होती है उनमें भी प्रवाहित होने का गुण होता है। और सबसे ज्यादा प्रवाहित होने का गुण किसके अंदर होता है? गैस के अंदर ही होता है, क्योंकि जो गैस होती है उनके बीच में जो अंतर आणविक स्थान होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं और बल सबसे कम होते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप में सबसे ज्यादा घूमती है, तो उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था पदार्थ का उदाहरण क्या है? जैसे ज्वालामुखियों से ऑक्सीजन का निकलना, गैस आदि, मतलब किसी भी प्रकार की जो गैस है वो गैसीय अवस्था के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पदार्थ की संपीड्यता। तो हमने क्या लिया? हमने तीन जो है वो सिरिंज ले ली 100 ml की। उन 3 सिरिंज में हमने क्या कर दिया? उन सिरे को रबर से, उनके जो निचला वाला सिरा है उसको रबर के कॉर्क से बंद कर दिया। ठीक है, जैसे चित्र में ये 3 सिरिंज ले ली और निचले वाला जो हिस्सा है उसको रबर कॉर्क से बंद कर दिया। अब हमने सभी सिरिंजों को के ऊपर वाले पिस्टन को ऐसे हटाया और उसमें 3 सिरिंज में क्या क्या डाल दिया भाई? एक में हमने डाल दिया, एक में तो हमने पानी डाल दिया, ठीक है, एक में हमने चाक पाउडर डाल दिया, चाक पाउडर, और एक में हमने क्या भर दी? कोई गैस भर दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इसके ऊपर ये जो पिस्टन थी वो दोबारा से लगाई, और पिस्टन लगाने के बाद हमने देखा कि जो पिस्टन को हम नीचे करते हैं तो गैस वाली पिस्टन सबसे ज्यादा नीचे होती है, फिर पानी वाली पिस्टन उससे थोड़ी सी कम नीचे होती है, मतलब वो ऊपर रहती है, और जो चाक वाली पिस्टन है उसको तो हम दबा ही नहीं पाते, वो बहुत कम नीचे होती है। तो इसका मतलब क्या कहा गया है कि जो संपीड्यता है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? संपीड्यता सबसे ज्यादा हमारी गैसों में होती है। ठीक है, तो हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? इससे हमने देखा कि हवा के मामले में सिरिंज का पिस्टन अधिक संपीड़ित होता है, पानी के मामले में थोड़ा संपीड़ित होता है, जबकि चाक के मामले में यह संपीड़ित होता ही नहीं है। तो ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में गैस जो है वो अत्यधिक संकुचित होती है। ठीक है, तो मतलब अत्यधिक क्या होती है? संपीड़ित होती है। ठीक है, संपीड़ित जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो यह बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम किसकी संपीड्यता जो होती है, संपीड्यता का ऑर्डर लगाया जाए तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैस में, फिर तरल में, और फिर हमारा किसमें होता है? ठोस में। तो यह ऑर्डर आता है किसका? संपीड्यता का, इस प्रकार। ठीक है, अब हम चलते हैं एक प्रश्न के ऊपर। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, तो यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? तो देखिए, हमने कहा था जो गैस होती है उस अवस्था में उनके अंदर विस्तरण होने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एक तो विस्तरण होने की क्षमता उनके अंदर सबसे ज्यादा होती है, एक उनके अंदर जो निरंतर गतिशीलता होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है, मतलब उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है। तो इसके क्या कारण है? कि जो गैस के कण होते हैं उनके बीच में जो अंतर आणविक रिक्त स्थान होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, और उनके बीच में जो अंतर आणविक बल होते हैं वो सबसे कम होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो खाने से निकल रहे होते हैं गंध होती है उसके जो कण होते हैं वो गैस के कणों के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे वो अच्छी तरीके से विसरण हो जाता है और हम तक वह जो गंध है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। तो यही कहा गया है कि खाने की गंध के कण वायु में मिट जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। तो कणों की तेज गति, एक तो तेज गति, ये तेज होगा, ठीक है, तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, कि किसी भी गैस का अन्य गैसों में जो विसरण है वो बहुत ही ज्यादा तीव्रता से होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि कंटेनर की दीवारों पर गैस कैसे दबाव डालती है, कि यदि हम कोई भी कंटेनर लेते हैं तो उसकी दीवार पर गैस कैसे दबाव डालती है। अब हमने गैस के दो गुण पढ़े, एक तो देखा कि उनके बीच में जो अंतराण्विक रिक्त स्थान है वो सबसे ज्यादा होता है, और जो उनके बीच में जो बल है वो सबसे कम होता है। तो जो जब उनके बीच में स्थान सबसे ज्यादा होता है तो उनके अंदर जो गतिशीलता होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो हमेशा निरंतर रूप से गतिशीलता रहते हैं, मतलब इधर उधर फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से जो किसी भी कंटेनर की जो दीवारें होती हैं वो उस पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, और दबाव डालने की वजह से ही क्या होती है? ये अत्यधिक दबाव आता है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में कणों की गति जो होती है वो अनियमित होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, और अत्यधिक
तीव्र होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है। इस अनियमित गति के कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों में से टकराते हैं। ठीक है, आपस में भी टकराएंगे, भाई ऐसे चल रहे हैं तो कभी ना कभी तो आपस में भी टकराएंगे, और जो हमारी जो कंटेनर जिसमें हमने ये गैस भरी हुई है उससे भी टकराते हैं। ठीक है, उससे भी इस प्रकार से ये टकराते हैं। तो इस टकराने की वजह से बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र पर मतलब जो पर यूनिट जो उसका एरिया होता है, क्षेत्र मतलब जो पर यूनिट एरिया होता है उस पर लगे बल के कारण गैस का दबाव जो है वो बनता है। ठीक है, इस प्रकार। तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि गैस के कणों में क्या होता है, अत्यधिक क्या होती है, गतिशीलता होती है, तीव्रता होती है, जिसकी वजह से वो दबाव डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, और किसके ऊपर, जो कंटेनर होता है उसकी दीवारों के ऊपर। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी। तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। मतलब द्रव्यमान ऊपर रखा जाता है और आयतन नीचे। तो इसका मतलब जिसकी आयतन ज्यादा होगी, आयतन जिसकी ज्यादा होगी उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व उसका कम हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी द्रव्यमान ज्यादा होगी तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हो गया। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो वायु, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अवस्था के ऊपर देखते हैं। हमने देखा कि जो ठोस होता है, एक तो हो गया ठोस, एक हो गया हमारा तरल, और एक हो गई हमारी गैस। तो अब आपने देखा होगा कि हमने कहा जो गैस होती है उसकी आयतन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैस की कोई निश्चित आयतन नहीं होती। ठीक है, तरल की आयतन क्या होती है, जो कंटेनर होता है तरल की आयतन जो होती है थोड़ी कम होती है, और ठोस की आयतन जो होती है वो ठोस की आयतन जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तरल की आयतन ज्यादा होती है और गैस की तो सबसे ज्यादा आयतन होती है, क्योंकि जितनी भी जगह में रखेंगे गैस उतनी पूरी जगह में फैल जाएगी। तो इसका मतलब यदि अगर हम घनत्व का एक जनरल ऑर्डर लगाएं तो वो सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, फिर तरल में होता है, और फिर गैस में होता है। ये बात। अब हम देखते हैं इसमें से ठोस कौन है और इसमें से तरल कौन है और गैस कौन है। तो देखिए, अब देखिए कि जो चाक हो गया, ठीक है, और जो लोहा हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों ठोस है। उसमें से भी जो लोहा होता है उसके बीच में क्या होता है, जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका जो द्रव्यमान है या उसकी जो आयतन है वो कम हो जाती है, जिससे उसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा तो किसके अंदर हो गया, लोहा। फिर हमारा किसके अंदर आ जाएगा, चाक। ठीक है, ये हो गए। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे और कौन कौन से, तरल। तरल हमारा या तो शहद है या जल है। शहद और जल जो होते हैं वो हमारे तरल में आएंगे। अब आप देखिए, जो शहद होता है उसकी जो प्रवाहित होने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि उसके अंदर जो अंतर आणविक जो बल होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको प्रवाहित होने से। तो इसलिए और उसका जो घनत्व होता है वो भी ज्यादा, उसका जो द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होता है। तो इससे कह सकते हैं जो हमारा घनत्व होगा वो शहद का ज्यादा होगा और हमारे जल का कम होगा। ठीक है, यदि हम जल का द्रव्यमान देखें तो जल का द्रव्यमान कम होगा। उसके बाद अब हमारे बची वायु, चिमनी का धुआं और रुई। अब देखिए, रुई जो होती है, रुई आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको ठोस में क्यों नहीं रखा। देखिए, रुई जो होती है उसके बीच में बहुत सारी हवा होती है, हवा भरी भी होती है, गैस। आपने देखो रुई कितनी हल्की होती है, क्योंकि जो रुई के बीच में जो कण होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अंतराण्विक रिक्त स्थान होते हैं, जिससे उनके बीच में गैस भर जाती है। तो रुई आएगी, रुई का घनत्व होगा, तो रुई की आयतन बहुत ज्यादा होती है तो घनत्व कम हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, चिमनी का धुआं आएगा, चिमनी का धुआं, और फिर हमारी आ जाएगी वायु। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व जो है वो हमारी वायु का होगा। तो इस प्रकार हम पहले ये जनरल ऑर्डर और उसके बाद इनको ऐसे हम इनको घनत्व के घटते क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हमारा हो गया है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो देखिए, हमने कौन कौन से देखे,
एक हमने देखा ठोस पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, तरल और हमने गैस, ये तीन अवस्थाएं देखी। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा कि इसकी निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, केवल निश्चित आयतन होती है, इसका आकार बदल जाता है, जिस भी हम इसे कंटेनर में रखेंगे उसका आकार ले लेगा। इसका ना ही तो निश्चित आकार होता है और ना ही इसकी निश्चित आयतन होती है, ये चीजें हो गई। उसके बाद दूसरा इनमें अंतर होता है, ठोस के बीच में जो अंतराण्विक रिक्त स्थान होते हैं वो बहुत कम होते ही नहीं है एक टाइप से, और जो अंतराण्विक बल होता है वो अत्यधिक ज्यादा होता है, ठीक है। इनके बीच में रिक्त स्थान और थोड़ा सा ज्यादा होता है और बल जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, और इनके बीच में तो रिक्त स्थान अत्यधिक ज्यादा होता है और बल जो होते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा अंतर हम कर सकते हैं कि इनकी जो संपीड़ित होने की क्षमता है वो बिल्कुल नगण्य होती है, होते ही नहीं है। इनकी जो संपीड़ित होने की क्षमता है वो गैस की तुलना में कम होती है। तो सबसे ज्यादा संपीड़ित होने की क्षमता किसकी होती है, गैस की होती है। फिर फोर्थ, प्रवाहित, ये प्रवाहित नहीं हो सकते, ये थोड़े ज्यादा प्रवाहित होते हैं और ये सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, गैस जो होती है हमारी। फिर हम पांचवा पॉइंट क्या दे सकते हैं, पांचवा पॉइंट हम दे सकते हैं इसमें हमने और क्या क्या देखा था कि इनकी जो तीव्रता होती है, ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, ये थोड़े से कम तीव्र होते हैं और ये सबसे ज्यादा तीव्रता होती है, जो गतिशीलता होती है इनमें सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो कंटेनर में रखे जाते हैं उसकी दीवार पर दबाव भी बहुत ज्यादा डालते हैं। तो इस तरीके से हम इनके क्या कर सकते हैं, इनमें अंतराल कर सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में अंतर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। हड्डता, हड्डता हम किसे बोलते हैं, उसकी कठोरता, ठीक है। तो कठोरता यदि हम करें, कठोरता सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस के अंदर, क्योंकि उनमें जो अंतराण्विक बल होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उससे कम तरल के अंदर, और सबसे कम कठोरता तो गैस के अंदर होती है। संपीड्यता हमने बताया जिसमें दबाव होना, तो गैस में सबसे ज्यादा दबाव डाला जाता है, फिर तरल में, और सबसे कम जो नगण्य होता है वो ठोस। तरलता, तरलता मतलब उनकी प्रवाहित बहने की जो क्षमता होती है, तो सबसे कम ठोस में होती है, उससे ज्यादा तरल में, और सबसे ज्यादा गैस में होती है। बर्तन में गैस का भरना, यदि हम बर्तन में गैस को भरते हैं तो वह जो गैस है उस बर्तन की एक तो क्या करती है, उस बर्तन का आकार भी ले लेती है और उसकी क्या ले लेती है, आयतन भी ले लेती है। दूसरा, वह उसके जो दीवार होती है उस पे क्या करती है, उस पे दबाव डालती है, क्योंकि गैस के कणों के बीच में जो तीव्रता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आकार, आकार इसका निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है, और इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गतिज, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होगी, जिसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, और तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की, तो गैस की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। फिर किसकी, तरल की, और सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस की। घनत्व, घनत्व हमने अभी पीछे देखा था, घनत्व जो होता है ठोस में सबसे ज्यादा होता है, फिर तरल में, और गैस का सबसे कम घनत्व होता है, क्योंकि गैस की आयतन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार हम तीनों ठोस, तरल और गैस को इन ये जो गुण होते हैं इनके ऊपर भी अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर। तो तीसरा प्रश्न है कि कारण बताएं कि गैस जो है वो पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें वह रखी जाती है, क्योंकि जो गैस होती है उसका कोई निश्चित आयतन या निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि उसके कणों के बीच में जो अंतराण्विक बल होते हैं वो सबसे कम होते हैं और जो अंतराण्विक रिक्त स्थान होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका कारण ये होगा। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्योंकि गैस के कणों के बीच में जो तीव्रता होती है वो सबसे ज्यादा अत्यधिक होती है, सबसे ज्यादा अधिक होती है। तीव्रता जो होती है, तीव्रता सबसे अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद लकड़ी की मेज जो होती है वो ठोस कहलाती है, क्योंकि जो लकड़ी होती है, लकड़ी की मेज में क्या होता है, उसके बीच के जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, और उनके बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्यों, यही होता है, हवा जो हो गई वो गैस हो गई, और गैस के बीच में जो अंतराण्विक बल होते हैं वो नगण्य होते हैं एक टाइप से, पर लेकिन जो ठोस होता है उसके अंदर जो अंतराण्विक बल होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं।
इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पे जो बल अगर हम लगाएं तो वह जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने फोर्थ प्रश्न के ऊपर। यह कहता है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है कि जो बर्फ होती है वह होती क्या है, ठोस, और जो हमारा जल होता है वह क्या होता है, तरल। होना तो क्या चाहिए था कि जो घनत्व है वो ठोस का ज्यादा होता है तरल से, तो बर्फ जो है वो ढल नीचे बैठ जानी चाहिए थी जल में, लेकिन हम क्या देखते हैं, जल बर्फ जो है वो जल में तैरती हुई नजर आती है, ऊपर ऐसे तैरती हुई नजर आती है। तो इसका क्या कारण है? देखिए जो हमारी बर्फ होती है वो कैसे बनती है, बर्फ ऐसे बनती है, क्या होता है, पानी ही तो होता है बर्फ, पर इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक तरह की बॉन्डिंग होती है, बल होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बंद होने की वजह से जो हमारे पानी बर्फ होती है उसके बीच में क्या बन जाती है, ऐसे पिंजरा बन जाता है। ठीक है, देखिए अभी अगर हम और बनाएं इसको इस प्रकार, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उस तरफ से भी हम कर सकते हैं कि ये इस तरफ भी ऐसे 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 कट जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक अगर मैं इधर रख दूं, ठीक है, इधर ऐसे, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या कर देंगे, ये इधर ऐसे लग जाएगा और ये भी इधर ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ऐसे, ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी जो बर्फ होती है उसके अंदर एक पिंजरे जैसा सा क्या बन जाता है, उसका आकार बन जाता है। अब ये खाली जो जगह है, इस खाली जगह में क्या आती है, हमारी गैस भर जाती है, या इस खाली जगह होने की वजह से इसकी जो आयतन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये फैल जाता है, फैल जाने की वजह से, ठीक है, फैल जाने की वजह से, जाने की वजह से, ठीक है, इसकी आयतन जो है, इसकी आयतन बढ़ जाती है, जाती है। ठीक है, इस और उससे क्या होता है, इसका जो घनत्व है, घनत्व जो है वो घट जाता है, घट जाता है। तो इसलिए जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो इसका यह कारण आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं देखी। ठोस पदार्थ देखे हमने, फिर हमने देखी तरल पदार्थ, और हमने गैस देखी। फिर हमने इन सब के कुछ गुण देखे कि ठोस के क्या गुण होते हैं, तरल के क्या गुण होते हैं और गैस के क्या गुण होते हैं। उसके ऊपर हमने एक दो क्रियाकलाप भी देखे, और उसके बाद हमने इनमें कुछ प्रश्न किए। ठीक है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो हम इनके गुणों के जो गुण होते हैं, इनके गुण किस प्रकार से भिन्न करते हैं, उसके सिद्धांत पर, उसके आधार पर इनका उत्तर दे सकते हैं। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि कोई ठोस जो है वो तरल में, या तरल जो है वो गैस में बदल सकता है, और यदि वे बदल सकता है तो उन विधि को हम क्या बोलते हैं। तो अब अपने अगले लेक्चर में हम यही सब बातें जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। गुड बाय।